हेलो बच्चों, मैं कुलदीप सिंह राजावत, केमिस्ट्री लेक्चरर, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सपोटरा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन सबसे पहले 12वीं क्लास के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा कैसा क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है आपका। तो सबसे पहले टोटल जो अपना पूर्णांक है, जिसमें से आपकी कुल परसेंटेज काउंट होती है प्रत्येक सब्जेक्ट में, जिसमें केमिस्ट्री में कुल पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहता है। इस 100 नंबर में जो बोर्ड की एग्ज़ाम, जिसे आप थ्योरी बोलते हो, बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है, बोर्ड का प्रश्न पत्र, वो आपके 56 नंबर का है। उसके बाद में प्रैक्टिकल वाला पार्ट आपके 30 नंबर का है। इसके बाद में सेशनल पार्ट, जिसे आप सत्रांक बोलते हो, जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, ये आपके 14 नंबर के हैं। यदि इनका टोटल करें तो टोटल 100 अंक है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है आपके एग्ज़ाम में कि 56 नंबर का तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स है, 30 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं और 14 नंबर आपके सेशनल सत्रांक हैं, जो कि विद्यालय द्वारा भेजे जाएंगे आपको। अब कोई भी यूनिट प्रारंभ करने से पहले अपन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 12वीं क्लास की केमिस्ट्री में कितने यूनिट्स हैं और किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। तो टोटल अपने केमिस्ट्री में 17 यूनिट्स हैं 12वीं क्लास में। 17 यूनिटों को मैं लिख रहा हूं और प्रत्येक यूनिट का अंक उसके सामने लिख रहा हूं। देखें इधर, पहले मैंने यहां लिखा यूनिट नंबर, उसके बाद मैंने यहां लिखा मार्क्स, यूनिट नंबर, मार्क्स। पहली यूनिट है अपनी ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ये अपनी यूनिट 3 नंबर की है। 3 नंबर का मतलब बोर्ड की एग्जाम में आपसे इस यूनिट से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट है अपनी विलियन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, विलियन। ये सेकंड यूनिट है। इस यूनिट से भी बोर्ड की एग्जाम में आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट है जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। और इस यूनिट से बोर्ड की एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथी यूनिट है अपनी रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इस यूनिट से भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड की एग्जाम में। अगली यूनिट है अपनी पृष्ठीय रसायन, यूनिट का नाम है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। और इस यूनिट से आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है अपनी यूनिट नंबर 6, मैं लिख रहा हूं, साथ साथ आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठें और साथ साथ लिखते रहें कि किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे बोर्ड के एग्जाम में, ये अपन को पता होना चाहिए। अगला है धातु निष्कर्षण के सिद्धांत एवं तकनीक। इस यूनिट से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 7वीं यूनिट है आपकी पी ब्लॉक के तत्व, और इस यूनिट से आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड की एग्जाम में। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 8, डी व एफ ब्लॉक के तत्व। इस यूनिट से 3 नंबर के प्रश्न आपसे बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है आपकी उप सहसंयोजक यौगिक, और इस यूनिट से भी आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे मैं इधर लिख रहा हूं, आप पेन कॉपी लेकर बैठें और नोट डाउन करते रहें साथ साथ में। यूनिट नंबर 10
हैलोजन व्युत्पन्न, इस यूनिट से भी आपसे 4 नंबर के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर है 11, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इस यूनिट से भी आपसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, एक इधर यूनिट नंबर जो 11 है ये आपके सिलेबस में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक इस नाम से मेंशन है, और उस यूनिट में अपन को ये 3 कंपाउंड पढ़ने हैं। पहला कंपाउंड है एल्कोहल, दूसरा कंपाउंड है फिनॉल और तीसरा कंपाउंड है ईथर। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 12, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस यूनिट से आपसे 3 नंबर के प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये वाली यूनिट तो आपके बुक में यूनिट नंबर 11, ये तो इस नाम से मेंशन है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग फर्स्ट, और जो यूनिट नंबर 12 है ये आपकी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक भाग सेकंड इस नाम से मेंशन है, और इसमें भी आपको 3 कंपाउंड पढ़ने हैं। पहला कंपाउंड है एल्डिहाइड, दूसरा कंपाउंड है कीटोन, तीसरा कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगली यूनिट की ओर चलते हैं अपन। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, ये यूनिट आपके 3 नंबर की है। इस यूनिट से भी 3 नंबर के प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस यूनिट में वे कंपाउंड पढ़ेंगे अपन जिनके क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन उपस्थित है, जैसे एमीन, यूरिया, ठीक है। आगे अगली यूनिट नंबर 14, जैव अणु, जिसको अपन बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, और इस यूनिट से भी आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 15, यूनिट नंबर 15, यूनिट का नाम है बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, और इससे भी आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अगली यूनिट है त्रिविम रसायन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टीरियो केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ेंगे अपन इसमें। ये भी यूनिट 3 नंबर की है। और अपनी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 17, दैनिक जीवन में रसायन, ये भी अपनी 3 नंबर की है। तो इस प्रकार से 12वीं क्लास की बुक में अपने केमिस्ट्री में 17 यूनिट मेंशन है। 17 यूनिटों को मैंने लिख दिया है एक साथ में। आप पेन कॉपी लेके आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से लिखें। एक साइड यूनिट का नाम लिखें, दूसरी साइड यूनिट का मार्क्स लिखें। अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको, आपके 12th क्लास में एक ही बुक चलती है, लेकिन अपन इसको 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक की ये जो बुक है इसको अपन भाग फर्स्ट मानेंगे, भाग फर्स्ट, क्लियर। यहाँ से यूनिट नंबर 10 से और 17 तक की जो है इसको अपन भाग सेकंड मानकर अध्ययन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। यहाँ से यहाँ तक मतलब यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक आपका भाग फर्स्ट है, जिसमें अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। और यूनिट नंबर 10 से लेकर 17 तक ये आपकी भाग सेकंड है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिखते रहें साथ साथ मेरे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए पढ़ने से पहले कि अपने सिलेबस में क्या क्या है और कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनको सबको लिख लेना। फ्रंट पेज पर जहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से ये सबसे पहले ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, अपन को पता होना चाहिए कि अपने केमिस्ट्री में कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज जो अपन यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न, इंग्लिश में बोले तो हैलोजन डेरिवेट्स। ये यूनिट नंबर 10 है और इससे आपसे बोर्ड की एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे इस यूनिट से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन, सबसे पहले ये जानना जरूरी हो गया कि ये हैलोजन क्या होता है। ध्यान से सुने मेरी बात। आवर्त सारणी का वर्ग नंबर 17, आवर्त सारणी का वर्ग 17, ध्यान सुनना, आवर्त सारणी का वर्ग 17, ये आवर्त सारणी के वर्ग 17 को ही हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुने मेरी बात। आवर्त सारणी के वर्ग 17 को ही हैलोजन वर्ग के तत्व कहते हैं, जिसमें कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। मोस्टली ये याद रखें, एक और होता है एस्टेटीन, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये 4 याद रखने हैं आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सभी को हैलोजन तत्व कहा जाता है, हैलोजन तत्व। और इनको, इन सभी को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यदि कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि कोई कंपाउंड लिखा गया है CH3, CH2, CH2X, जैसे कि ये कोई कंपाउंड लिख दिया है मैंने, यहां पर ये जो लिखा हुआ X है, ध्यान से सुने, यहां पर जो ये लिखा हुआ X है ये हैलोजन तत्व है। अब वो हैलोजन तत्व फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। वापस सुने, ये जो लिखा गया X क्या है? हैलोजन तत्व है। ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। क्लियर? तो समझे, यहां हैलोजन का मतलब क्या है? वर्ग 17 का तत्व। ठीक है, और वर्ग 17 के तत्वों को अपन मोस्टली हैलोजन के तत्व कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने एक शब्द लिख दिया है यहां पर, ध्यान से सुने, एक शब्द लिख दिया है मैंने, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये चीजें आप 11वीं में पढ़ के आए हो। हाइड्रोकार्बन क्या है, पुणे में एक बार और बता देता हूं आपको कि हाइड्रोकार्बन क्या है। सुने, नाम ही है हाइड्रोकार्बन, 2 वर्ड है इसमें। पहला वर्ड है हाइड्रो, दूसरा वर्ड है कार्बन। मतलब ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH2, CH3। देखो, कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये कैसा यौगिक हो गया? हाइड्रोकार्बन यौगिक हो गया। जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी हाइड्रोकार्बन यौगिक है। क्यों है हाइड्रोकार्बन यौगिक? क्योंकि ये केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जैसे मैंने ये लिखा, ये देखिए C6H6, प्रत्येक कोने से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये लीजिए C6H6, इसका फॉर्मूला यदि मैं बनाता हूं, यदि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH, CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। देखिए C6H6, प्रत्येक कोने को अपन ने कार्बन माना है और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो आप सब जानते हो मोस्टली क्या है, ये बेंजीन है। बेंजीन, बेंजीन भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो वापस सुने,
हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। वापस सुने, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और मोस्टली कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक ही होते हैं, मोस्टली अधिकतर अधिकांश मात्रा में। अब देखें, अब अपना यूनिट का नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। इसको समझें पहले। हैलोजन व्युत्पन्न मतलब यदि मैं यहां से इस से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हैलोजन जोड़ देता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि मैंने इस पहले हाइड्रोकार्बन था, क्योंकि यहां पर मैंने X नहीं था, X के स्थान पर क्या था, H था, तो मैंने हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक, एक को भी हटा सकते हैं, एक से अधिक को भी हटा सकते हैं। यदि इससे मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया है तो अब ये यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक नहीं है, अब ये यौगिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न है। क्लियर? अब ये यौगिक बनने वाला यौगिक जो है ये हैलोजन व्युत्पन्न हो गया है। ऐसे ही यदि मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को हटा, आप कोई सा भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहीं से हटा रहा हूं तो आप भी यहीं से हटाने लग जाओ। कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दीजिए। आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पर यदि आपने हैलोजन जोड़ दिया है तो बनने वाले जो यौगिक हैं वो हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे अब यहां से मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया, यहां पर X जोड़ा, तो ये भी क्या बन गया, हैलोजन व्युत्पन्न बन गया। इसमें भी देख लीजिए, कहीं से हटा दीजिए, यहां से हटाया, X जोड़ दिया, तो ये भी हैलोजन व्युत्पन्न बन गया। तो यदि अपन इसकी परिभाषा देना चाहें, कैसे देंगे, रटना नहीं है, अपन को समझ के चलें, समझते हुए चलें। देखें, जब हाइड्रोकार्बन यौगिकों से, ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं, पहले थे, अब तो मैंने इसमें X जोड़ दिया है। यदि मैं इनको हटा देता हूं, ये लीजिए, सबके स्थान पर मैंने H जोड़ दिया है वापस, CH2 CH3। अब देखें, अभी ये क्या है, सारे हाइड्रोकार्बन। वापस सुने मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं अपन कि ये क्या है, तो सुने ध्यान से। जब हाइड्रोकार्बन यौगिकों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, एक को भी हटा सकते हैं, एक से अधिक को भी हटा सकते हैं। किनको हटाना है, हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन को नहीं हटाना है, हाइड्रोजन परमाणुओं को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दे। प्रतिस्थापन का मतलब है हटा देना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, हटा देना। जैसे कि ये कोई बॉल रखी है, लाल रंग की बॉल है, और ये कोई बॉल है, नीले रंग की बॉल है। इसका रंग नीला है, इसका रंग लाल है। यदि मैंने इस नीले रंग की बॉल के स्थान पर लाल रंग की बॉल को रख दिया है तो नीले रंग की बॉल का लाल रंग की बॉल के द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन, मतलब हटा देना। तो वही बात अपन यहां कर रहे हैं कि जब हाइड्रोकार्बन यौगिकों से हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रतिस्थापन का मतलब समझे, हटा देना। किसको हटा देना, हाइड्रोजन को हटा देना। किसके द्वारा हटा देना, हैलोजन के द्वारा हटा देना। हैलोजन क्या है, मैंने बताया अभी आपको, वर्ग 17 के तत्व, जिसमें क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि हाइड्रोजन हट गया, जैसे मैंने यहां से हटाया, ये लीजिए, X जोड़ा, तो अब ये क्या बन गया है, हैलोजन व्युत्पन्न। यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया, X जोड़ दिया, क्या बन गया है, हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ये भी क्या बन गया है, हैलोजन व्युत्पन्न बन गया है। भाई यहां से यदि हाइड्रोकार्बन यौगिक से हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने, जब हाइड्रोकार्बन यौगिकों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा हटा दिया जाए तो बनने वाले यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्लियर? अब
हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण देख लेते हैं अपन। ध्यान से देखें इधर, हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेट्स, हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। देखो, किसी भी वर्गीकरण को करने के लिए आधार की बहुत आवश्यक, क्योंकि बगैर आधार के अपन वर्गीकरण नहीं कर सकते किसी भी चीज का, ठीक है। तो किसी को वर्गीकृत करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। भाई आप मकान बनाते हो तो मकान बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। ये थोड़ी ना है कि भाई बगैर नींव के आप बना दिया मकान। तो किसी भी वर्गीकरण को करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। तो मैं यहां पर हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण दो आधारों पर कर रहा हूं। फर्स्ट है, पहला आधार ले रहा हूं मैं यहां पर, पहला आधार है हैलोजन, साथ साथ मेरे लिखते चले आप, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला आधार क्या लिया है अपन ने? हैलोजन परमाणुओं की संख्या ली है, क्लियर। दूसरा वर्गीकरण है कार्बन हैलोजन बंध, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं कोष्टक में नीचे, कार्बन हैलोजन बंध के कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर। वापस बोल रहा हूं मैं आपको, या तो आप लिख सकते हो कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार। भाई प्रकृति का निर्धारण कहां से करेंगे अपन? संकरण से करेंगे, सीधी सी बात है। कार्बन हैलोजन बंध के कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, क्लियर। अब देखो, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो है हैलोजन व्युत्पन्न चार प्रकार से लिख रहा हूं मैं यहां पर। देखें, पहला प्रकार लिख रहा हूं मैं मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। पहला किसके आधार पर? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्या लिखा मैंने? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। आप पेन कॉपी लेके मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चले। दूसरा लिखा मैंने डाई हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। तीसरा लिखा मैंने नंबर थर्ड ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। और लास्ट लिख रहा हूं मैं पॉली हैलोजन व्युत्पन्न, पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। मेरे साथ साथ लिखते चलें आप। इसको भी आप आगे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, इसको आप समझें। जैसे मैंने लिखा है CH3 CH2 CH2X, समझना। इधर एक कंपाउंड मैंने ये लिख दिया है और दूसरा कंपाउंड मैंने लिख दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड X, समझे। यहां से देखें, ये इसको हाइड्रोजन को मैं कार्बन से ऊपर नीचे जोड़ रहा हूं और इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को भी मैं ऊपर जोड़ रहा हूं। अब देखो,
इसमें कार्बन हैलोजन बंध ये हो गया है, क्लियर। इसमें कार्बन हैलोजन बंध ये हो गया है, क्लियर। अब देखिए कार्बन परमाणुओं के संकरण के आधार पर, अब ध्यान से सुने, 11th क्लास में मैंने आपको बताया है कि यदि कार्बन के पास सिग्मा बंध, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि कार्बन के पास में सिग्मा बंध की संख्या 3 हो, कितनी हो, 3 हो, तो संकरण होता है उस कार्बन का sp2। क्या होता है संकरण? sp2। और यदि कार्बन के पास सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो, 4 हो, सिग्मा बंध कितने हो, 4 हो, तो उस कार्बन का संकरण होता है sp3। ये आप वो चीज जरूर याद रखें, जिस कार्बन के पास सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 सिग्मा बंध युक्त कार्बन कैसा संकरण प्रदर्शित करेंगे, sp2 प्रदर्शित करेंगे। और 4 सिग्मा बंध वाले कार्बन क्या, sp3 संकरण प्रदर्शित करेंगे। अब ध्यान से सुने, जब कार्बन की स्थिति, जब कार्बन के चारों ओर एकल बंध है, ये चीज मैं बता चुका हूं, ये बातें आपको 11वीं क्लास में बता चुका हूं सारी चीजें, कि यदि कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बंध जुड़े हुए हैं, और सिग्मा बंध हमेशा एकल होता है क्योंकि पाई बंध है वो युग्म में होता है। एक बात और देख लें इधर, यदि स्थिति ये है कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हैं, ये देखिए, तो इस त्रिबंध में 2 तो पाई बंध हैं और 1 सिग्मा बंध है। वापस देखें, त्रिबंध में 2 तो पाई बंध हैं और 1 सिग्मा बंध है। यहां से यदि इस कार्बन के पास में सिग्मा बंध देखता हूं, तो इसके पास 1 सिग्मा बंध तो इधर है, 1 इधर है, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो ये चीज भी आप याद रखें, यदि सिग्मा बंध 2 हो तो कार्बन का संकरण क्या होता है, sp। क्या होता है, sp। अब स्थिति मैंने ये लिख दी है, देखो ऐसी स्थिति है, कहीं पर भी कार्बन के पास युग्म बंध का मतलब होता है जोड़े में, कोई भी बंध जोड़े में नहीं है, सारे अयुग्मित बंध हैं। और जब सारे अयुग्मित बंध हैं तो ये सारे बंध कैसे हो गए, सिग्मा हो गए। कितने बंध हैं सिग्मा, 4 हैं, तो 4 सिग्मा बंध हैं, तो कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। देखिए इस वाले कार्बन को देखें आप, 1 बंध इधर है, अकेला है, 1 बंध इधर है, अकेला है, 1 बंध इधर है, अकेला है, 1 बंध इधर है, ये भी अकेला है। तो कार्बन के पास कितने एकल बंध हो गए, 4 एकल बंध हो गए। और जब कार्बन के पास एकल बंध 4 है, तो इस कार्बन का संकरण अपन क्या लिख देंगे, sp3। क्या लिख देंगे, sp3। क्लियर। सेकंड देखें, यहां पर देखें आप, ये वाला कार्बन, ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन, इस कार्बन की स्थिति में यहां दर्शा रहा हूं, स्थिति क्या है, ये है ना, इधर क्या जुड़ रहा है, हेलोजन, इधर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, इधर क्या जुड़ रहा है, कार्बन, CH। ये वाला पूरा पार्ट मैंने यहां लिख दिया है आपको, ठीक है। नीचे जोड़ लीजिए, इसको दिख नहीं रहा आपको, ये लीजिए। अब इस कार्बन के पास यदि अपन देखें तो देखो, ये वाला बंध सिग्मा, ये वाला बंध सिग्मा, द्विबंध में एक बंध कैसा होता है, पाई, दूसरा बंध कैसा होता है, सिग्मा। तो अब इस कार्बन के पास यदि अपन सिग्मा बंधों की संख्या काउंट करें, सिग्मा बंधों की संख्या को गिने, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है इस कार्बन के पास में, 3 है। और जब कार्बन के पास में 3 सिग्मा बंध हैं, ये देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जब कार्बन के पास में 3 सिग्मा बंध हो तो उस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2। तो इसका संकरण क्या होगा, sp2। क्लियर। अब देखो दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं अपन, जिसको मैंने बताया अभी। ये देखें, कार्बन हैलोजन बंध के कार्बन के संकरण के आधार पर
कार्बन हैलोजन बंध के कार्बन के संकरण के आधार पर। कैसे? देखो, इसको भी पुनः मैं दो भागों में बांट रहा हूं। यहां पर देखो, दो भागों में विभाजित कर रहा हूं इसको। ये लीजिए, ये लो, sp3 कार्बन हैलोजन, sp3 संकृत कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। क्लियर? दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर sp2 संकृत कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। इसका मतलब भी समझे क्या है ये? इन हैलोजन व्युत्पन्नों में, इन हैलोजन यौगिकों में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। अब देखो, आगे भी यदि मैं इसे विभाजित करता हूं, आप देखते चले मेरे साथ साथ और लिखते भी चले साथ साथ, यदि मैं इसको आगे विभाजित करता हूं तो मैं इसको पुनः 3 भागों में बांट सकता हूं। वापस ध्यान से देखना इधर, इसके 3 भाग। पहला भाग है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसको अपन एल्किल हैलाइड भी कह देंगे, एल्किल हैलाइड। अभी सबके एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। दूसरा है एलिलिक, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, इसको मैं एलिल हैलाइड भी लिख सकता हूं, एलिल हैलाइड। क्लियर? और थर्ड है बेंजीलिक, बेंजीलिक हैलाइड। पहला कौन सा हो गया? sp3, मतलब हेलो एल्केन में जिस हैलोजन से जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। वापस सुने, हेलो एल्केन क्या है? sp3 संकृत कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक है। मतलब क्या हुआ कि इन यौगिकों में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण sp3 होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जाम देके कैसे है, एक बार इनको लिख लेते हैं सबको। एलिलिक हैलाइड में भी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण भी क्या होगा? sp3 होगा। और बेंजीलिक हैलाइड, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। बेंजीलिक हैलाइड, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया है बेंजिल क्लोराइड, बेंजीलिक क्लोराइड, तो आप क्या लिखोगे? बेंजिल, बेंजीन का नाम आ रहा है तो बेंजीन से क्लोरीन जोड़ दोगे, जबकि ये ऐसा नहीं है। आप देखिए यहां से ये द्विबंध है, ये द्विबंध है और ये द्विबंध है। अपन ने बेंजिलिक हैलाइड को मेंशन कहाँ किया है? कहाँ लिखा है बेंजिलिक हैलाइड को? कि जिसमें कार्बन का संकरण क्या है? sp3 है। क्या है संकरण? sp3 है। देखें, अब इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बच्चे लिख देते हैं, वहां पर एग्जाम में आ गया बेंजिल क्लोराइड का सूत्र लिखते हुए ये बताइए कि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या है? तो आपको यहां से याद है, क्या लिखोगे? संकरण sp3। संकरण सही लिख के आ रहे हो, संरचना सूत्र गलत बना रहे हो, ध्यान ही नहीं रहा साहब एग्जाम में, बहुत जल्दबाजी हो गई एग्जाम में, ये हो गया साहब, वो हो गया साहब। तो ऐसा अपन को गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना है। बेंजिल, ये पूछ रहा है बेंजिल, और बेंजिल में sp3 संकरण होना चाहिए कार्बन का। लेकिन यहां पर आप एक बार चेक करिए, ये कौना कार्बन है बेंजीन का? ये देखो, ये मैंने कार्बन बना दिया यहां पर। इसकी पोजीशन क्या है? ये द्विबंध, ये
और ये यहां पर क्लोरीन जुड़ रहा है। ये देखिए, इस कार्बन की यदि बात करते हैं तो इस कार्बन के पास पहले तो ये देखिए कितने सिग्मा बंध हैं। देखिए, एक सिग्मा बंध तो यहां है, दूसरा सिग्मा बंध यहां है, और पाई बंध में अपन को, सॉरी, द्विबंध में अपन को पता है कि एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है। तो आप चेक करिए आप कि इस कार्बन के पास एक सिग्मा बंध तो ये है, एक ये है और एक ये है। कितने हो गए? 3। और जब सिग्मा बंध कितने हो गए हैं? 3। संकरण क्या होगा? sp2। क्या इसमें sp2 संकरण है? नहीं है। तो ये तो सूत्र आपने गलत लिखा है। ठीक है, तो अब देखें, ये चीजें, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको एग्जाम, इसको पूरे को जब लिखेंगे अपन एक साथ में तो सबके अलग अलग उदाहरण देके सबको अलग अलग लिखवाऊंगा मैं आपको साथ साथ। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठे आप साथ में, ये आप सारा कुछ मेंशन करते रहें, लिखते चलें। इसको देखते हैं, इसको मैंने पुनः 2 भागों में बांट दिया है। ये लीजिए, पहला है वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक, और इसको मैं वाइनिल भी लिख सकता हूं, वाइनिल हैलाइड, ये पहला हो गया। और दूसरा है एरिल हैलाइड या हेलोएरीन, हेलोएरीन या एरिल हैलाइड। देखें वापस, sp2 संकरण, जिनमें कार्बन का संकरण sp2 है, उनको अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। वाइनिलिक हैलाइड, इसको वाइनिल हैलाइड कह देंगे अपन। दूसरा है हेलोएरीन या एरिल हैलाइड। ठीक है, इनमें दोनों यौगिकों में कार्बन का संकरण क्या होगा? sp2। कौन से कार्बन का संकरण पूछ रहे हैं अपन? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ उसका संकरण देखना है अपन को। क्लियर? तो ये चार्ट आप वीडियो को पॉज करके और ये चार्ट आप बना लेना है कॉपी के पेज पर। ठीक है, और इसी चार्ट के अकॉर्डिंग अपन सारा कुछ पहले ये पढ़ेंगे, फिर इसके चारों भाग पढ़ेंगे अलग अलग, फिर अपन ये पढ़ेंगे, फिर इसके ये वाला भाग पढ़ेंगे, फिर इन तीनों में पढ़ेंगे। और देखो, हेलो एल्केनों को भी अपन कई भागों में, जैसे प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, चतुर्थ हेलो एल्केन। देखो, मैं एग्जांपल लिख देता हूं साइड में। जैसे मैंने ये लिखा, हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, कार्बन का संकरण क्या है? sp3 है। क्लियर? अब मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें हेलोजन की संख्या 1। डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें हेलोजन की संख्या 2। ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें हेलोजन की संख्या 3। और पॉली क्या होते हैं? जिनमें हेलोजन की संख्या 4 या 4 से अधिक। 4 या 4 से अधिक, टेट्रा नहीं कहेंगे अपन, पॉली कह देंगे डायरेक्टली। देखें, कार्बन, इसको बता रहा हूं मैं, हेलो एल्केन, इसको अपन पुनः मैं इसको 3 भागों में बांट रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं। नंबर फर्स्ट, प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। दूसरा यहां लिख रहा हूं मैं, द्वितीयक हेलो एल्केन। तीसरा यहां लिख रहा हूं मैं, थर्ड, तृतीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। वापस बोल रहा हूं मैं, यदि दिख नहीं रहा हो तो, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। अब ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है? अब देखो, ये कोई कार्बन की श्रृंखला है, ये कोई कार्बन की श्रृंखला बना दी। पहले इसको देखें आप, ये कोई कार्बन की श्रृंखला बना दी है मैंने, ये लीजिए। क्लियर? अब इस कार्बन की जो श्रृंखला में आप देखते हो कि ये वाला कार्बन, मैंने अंकन कर दिया इसका, ये लो, 1 2
3 4 5, यहां से अंकन कर दिया मैंने इसका, ठीक है, मैंने अंकन वैसे ही डाल दिया इसका। पहला कार्बन देखो आप कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की श्रृंखला में ऐसे जितने भी कार्बन होंगे जो केवल एक कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब अपन उसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन। श्रृंखला में 2 कार्बनों से, देखो चौथे नंबर का कार्बन देखिए आप, ये श्रृंखला में इधर इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये श्रृंखला में इधर इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये चौथा कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और 2 कार्बनों से जुड़े हुए कार्बन को अपन द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। क्लियर? अब पांचवे को ये देखते हैं तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। आगे चलते हैं, 3 डिग्री कार्बन, तृतीयक कार्बन क्या है? कार्बन की श्रृंखला में ये वाला कार्बन देखो, तीसरा कार्बन, एक इधर इस कार्बन से जुड़ रहा है, एक इधर इस कार्बन से जुड़ रहा है, एक इधर इस कार्बन से जुड़ रहा है। कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है ये? 3 कार्बनों से, और 3 कार्बनों से जुड़ा होने के कारण इसको अपन तृतीय कार्बन कह देंगे, 3 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन देखिए आप, दूसरे नंबर का कार्बन, ये चतुर्थ कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ कार्बन है, और 4 कार्बनों से जुड़े हुए कार्बन को चतुर्थ कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कह देंगे। अब देखो हेलोजनों में, हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने यहां पर लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2X, एक तो एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, समझना मेरी बात ध्यान से। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, CH3 CH3CHX, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। थर्ड एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है CH3 CH3CH3X। ये देखो कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, वापस बता रहा हूं मैं, कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का, वह कार्बन किस प्रकार का कार्बन है, तो उसके आधार पर इसको अपन ने 3 भागों में बांट दिया है, प्राथमिक हेलोएल्केन, द्वितीयक हेलोएल्केन, तृतीयक हेलोएल्केन। देखें प्राथमिक हेलोएल्केन, देखो ये वाला कार्बन, देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन चेक करें आप, ये वाला कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ? केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला प्राथमिक हेलोएल्केन होगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री, अभी बताया मैंने ऊपर आपको। एक कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को प्राथमिक कार्बन कह देंगे। ये देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? एक तो इधर, एक नीचे। कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बनों से, और 2 कार्बनों से जुड़े हुए कार्बन को अपन ने अभी क्या कहा? द्वितीयक कार्बन। क्या कहा? द्वितीयक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन है तो द्वितीयक हेलोएल्केन। ये देखिए द्वितीयक हेलोएल्केन। अभी ये मैं बताऊंगा आपको कि ये हेलोएल्केन क्या है, ठीक है। पहले आप ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समझें, ये क्या है, प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, इन तीनों को समझना है। ये तीसरा, ये देखो ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। क्यों है 3 डिग्री कार्बन? चेक कर लीजिए। जिस कार्बन से ये हेलोजन, X का मतलब क्या है? हेलोजन। अब ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 1, 2 और 1 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और 3 कार्बनों से जुड़े हुए कार्बन को अभी मैंने क्या बताया आपको? तृतीयक कार्बन बताया है, 3 डिग्री कार्बन बताया है, और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम दे दिया अपन ने तृतीयक हेलोएल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण है। ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो डायग्राम अपने पेज पर बनाएं बिल्कुल, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में
इन सबके बारे में चर्चा करेंगे अपन बारी बारी से, सबका एग्जाम्पल देंगे। पहले ये पढ़ेंगे, फिर इसके चारों ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर sp3 संकृत वाले ये पढ़ेंगे, sp2 संकृत वाले ये पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।